अरे रमेश होगा बहू, उसके आने का समय हो गया है ना। देखती हूँ बाबूजी कौन है। अरे दीदी आप, दीदी ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी। देखिए ना बाबूजी, दीदी को क्या हो गया है। ममता क्या हो गया बेटा? मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारी ये हालत ना उन जानवरों ने बनाई होगी। ममता, ममता क्या हुआ बेटा। अरे उन हरामखोरों ने तेरी खुशियां छीन ली तो उन्हें संतोष नहीं मिला, जब तेरे सारे गहने भी छीन लिए उन लोगों ने। नहीं माँ, मेरे सारे गहने मेरे ससुराल वालों ने नहीं छीने हैं, बल्कि मैंने अपनी मर्जी से उतार कर दिया है उन लोगों को। अरे ममता, तू अपनी बेटी को लेकर यहीं अपने मायके में रहना बेटा। तेरे माँ बाप ने इतना तो बनाया है कि अपनी बेटी को जिंदगी भर पाल सकते हैं। अरे दामाद जी क्या गए, उन लोगों ने तो तुझे जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं समझा है बेटा। क्या हालत हो गई है तेरी। अरे मेरी हंसती खेलती फूल सी बच्ची थी। अरे क्या बिगाड़ा है बेटा तूने किसी का, जो भगवान ने तुझसे तेरा सुहाग छीन लिया और अब तेरे जीवन से बची कुछ खुशियां तेरे ससुराल वाले, वो हरामखोर तेरा देवर और वो कमीनी बदतमीज तेरी ननद तुझसे छीन रही है, और तेरी सास ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। बेटा तू यहीं आ जा बेटा, यहीं रह बेटा तू हमारे साथ। हाँ हाँ दीदी, आप मेघा को लेकर यहीं आ जाइए ना, आप हमारे साथ रहिए ना दीदी। क्यों इतना परेशानी झेल रही हैं आप अपने ससुराल में। नहीं नहीं भाभी, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमेशा दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मैं यहाँ आप लोगों के पास रहकर भाभी आप लोगों से अपने लिए हमदर्दी खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बस मैं आप लोगों के पास एक उम्मीद लेकर आई हूँ। अरे दीदी आप ऐसा क्यों कहते हो, भला आपसे हमारी हमदर्दी कैसे खत्म होगी। आपने इतने कम समय में कितना कुछ दुख सहा है। हाँ बेटा, अरे उन हरामखोरों ने तो तेरी बेटी को भी तेरे खिलाफ भड़का दिया है। तेरी बेटी को उन लोगों ने पट्टी बढ़ा दी है कि तेरी ही वजह से उसके पिता की मौत हुई है। माँ, अभी ये सारी बातें करने का समय नहीं है, बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी मदद चाहती हूँ। कैसी मदद बेटा। माँ, मुझे आप लोगों से कुछ रुपए उधार के तौर पर चाहिए। हाँ बेटा, रुपए तो हम दे देंगे, लेकिन तुझे अचानक रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? पापा, मेघा के पिताजी का सपना था कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए तो काफी रुपयों की जरूरत होती है ना पापा। मेरी बेटी मेघा ने डॉक्टर के लिए चयन परीक्षा पास कर ली है पापा। बस अब उसकी पढ़ाई के लिए मुझे रुपयों की जरूरत है पापा। मैंने अपने सारे गहने तो अपने देवर को दे दिए हैं, लेकिन सारे गहने देने के बावजूद भी मेघा के चाचा बोल रहे थे कि और 50,000 रुपए की जरूरत है, इसलिए मैं आप लोगों के पास उम्मीद लेकर आई हूँ पापा, और मैं वो रुपए आप लोगों को वापस जरूर करूंगी पापा। बस इतनी सी बात है बेटा। अरे रुपयों की जरूरत थी तो अपने गहने देने की क्या जरूरत थी बेटा, एक बार अपने पापा से तो कहकर देखती। तेरे पिताजी ने अपनी नौकरी के बलबूते पर इतने रुपए तो कमाए हैं कि अपनी बेटी की छोटी सी मदद तो कर ही सकते हैं। नहीं पापा, मुझे सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए। ममता की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। ममता और ममता का पति अपनी एक बेटी के साथ अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन शायद भगवान को ममता की खुशी मंजूर नहीं थी। एक सड़क दुर्घटना में ममता के पति की मौत हो जाती है। पिता की मृत्यु के समय ममता की बेटी मात्र 3 साल की थी, लेकिन ममता के ससुराल वालों ने ममता के पति की मौत का जिम्मेदार ममता को ही ठहराया, और जैसे जैसे ममता की बेटी बड़ी होती गई, ममता के ससुराल वालों ने ममता की बेटी के मन में ये भर दिया कि उसके पिता की मृत्यु का कारण उसकी माँ है, इसलिए धीरे धीरे ममता की बेटी मेघा अपनी माँ से नफरत करने लगती है। ममता के ससुराल में एक शादीशुदा देवर और एक तलाकशुदा ननद रहती थी, और साथ में ममता की सास थी। सास, देवर और ननद मिलकर ममता के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन फिर भी बेचारी ममता हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि वो अपने पति के सपने को पूरा करना चाहती है। वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है। इस तरह ममता के मायके वालों ने ममता की मदद कर दी, और ममता रुपए लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल लौट गई। अरे कहाँ मर गई वो महारानी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे। अरे काम चोरी के अलावा कोई काम नहीं है इसके पास। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रहे हो आप? ले देख, तेरे कल के कपड़े 10 के 10 पड़े हैं, और आज तुझे तो दुकान के उद्घाटन में जाना था ना। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारे पास मुफ्त की रोटी तोड़ने के अलावा और कोई काम है या नहीं? क्या हुआ रोशन, मुझसे क्या गलती हो गई है। भाभी अब इतनी भोली मत बनो तुम। मैंने कल तुमसे कहा था ना भाभी कि मेरे शर्ट को अच्छे से धो करके प्रेस कर देना, मुझे दुकान के उद्घाटन में जाना है, लेकिन तुमने तो किया नहीं। तुम्हारे पास पूरा दिन बस घर में घूमने और खाने के अलावा कोई काम है या नहीं? अरे भैया तो चले गए, लेकिन इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। मैं अभी दूसरे शर्ट को प्रेस कर देती हूँ रोशन, वो कल माँ जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी ना, इसीलिए मैं भूल गई। हाँ हाँ, जैसे पूरे दिन तूने मेरी ही सेवा की, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी, इसलिए भूल गई। अरे पूरा दिन तो बस यही तो काम है तेरे पास, पहले काम न करना फिर बहाने बनाना, दिन भर घर में बस चलते रहना। देख ले मेघा अपने कामचोर माँ को बस बहाने बताते रहती है, इसकी हमेशा से ऐसी आदत है। अरे इसकी लापरवाही और ऐसे काम चोरी के चलते इसने तेरे बाप को भी खा गई। माँ जी, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, कम से कम ऐसा तो मत कहिए आप। अरे मैंने अपना पति खोया है माँ जी, मेरे ऊपर क्या बीती है ये तो मैं ही जानती हूँ। तुझ पर क्या बीती है? अरे मैंने उसे 9 महीने अपने कोख में रखा था, पाल पोस कर बड़ा किया था, और तूने अपनी
अब यहाँ खड़े होकर टाइम पास मत करो, अभी के अभी मेरे दूसरे शर्ट को प्रेस करके लाओ। ठीक है रोशन। हाँ दादी सच में मुझे भी ना इन्हें माँ कहने का मन नहीं करता, इनसे नफरत होती है मुझे। इस तरह मेघा की दादी हर रोज किसी न किसी बात से मेघा के मन में उसकी माँ के लिए जहर भरती थी और मेघा को भी यही लगता था कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार उसकी माँ है, इसलिए वो भी अपनी माँ से नफरत करने लगी थी। इसलिए सुनो मेघा, तुम अपनी माँ के साय से भी ना दूर रहना। हाँ हाँ बुआ, मुझे तो उनसे बात करने की बात तो दूर, उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। रोशन किस तरह से बात करता है मुझसे, अरे वो कैसे भूल गया वो दिन जब इस घर में मैं शादी होकर आई थी। तब रोशन और रागनी दोनों छोटे छोटे थे। अरे माँ जी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए घर के बड़े बेटे की शादी जल्दी कर दी गई थी ताकि बहू आकर घर की जिम्मेदारी ले ले। और मैंने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी। अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया था मैंने, पर आज देवर और ननद को अपनी भाभी का त्याग याद नहीं। अरे माँ जैसे प्यार दिया है मैंने उन लोगों को। देवर और ननद तो मुझ पर हाथ उठाने को भी तैयार रहते हैं। जब से मुझे छोड़ कर गए हैं मैं तो बस इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ, कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। इनकी एक ही निशानी है इनकी बेटी मेरे पास, लेकिन मेरी बेटी को भी मुझसे नफरत होती है और सिर्फ अपनी दादी बुआ और चाचू की चिंता रहती है। मैं तो किसी से किसी चीज की उम्मीद भी नहीं करती, पूरा दिन घर का काम करती हूँ, ननद देवर बेटी और सास की सारी फरमाइशें पूरी करती हूँ और चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती हूँ। फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस इनके सपने को पूरा होते देखना चाहती हूँ। इस तरह बेचारी ममता बहुत ही दुखियारी थी, लेकिन उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन की बात है, ममता घर का सारा काम निपटा कर खाना खाने ही बैठी थी कि किसी ने लात मारकर उसकी थाली जमीन में गिरा दी। और जब ममता ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा तो सामने उसकी ननद खड़ी थी। अरे जब देखो तब मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहती हो, अरे खा खा कर भैंस जैसी होते जा रही हो। कल मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कमरे के साथ साथ मेरी अलमारी को भी व्यवस्थित कर देना, पर वो काम भी तुमसे हुआ नहीं। महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। रागनी, तुम मेरा सम्मान तो नहीं करती हो, पर अन्य का तो सम्मान करो। अरे अन्य को कोई ऐसे पांव लगाता है क्या? ममता का बस इतना कहना हुआ, तभी रागनी गुस्से में आकर अपनी भाभी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। चुप, मुंह बंद कर अपना, और आगे से कभी तूने मुझसे जबान लड़ाया ना तो जिंदा जला दूंगी, समझी? कान खोलकर सुन लो मेरी बात। आज तो मैं अपनी माँ के कमरे में सो जाऊंगी, लेकिन तुम रात भर जागकर मेरे कमरे की सफाई करोगी और अलमारी भी व्यवस्थित करोगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन रागनी, इसमें तो काफी समय चला जाएगा और मैं रात भर जागकर तुम्हारे कमरे की साफ सफाई करूंगी, अलमारी व्यवस्थित करूंगी, तो मैं सोऊंगी कब? सुबह भी तो मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है ना, और मैं सुबह उठूंगी नहीं तो फिर काम कैसे होगा घर का? अरे एक रात नहीं सोओगी तो मर नहीं जाओगी, यही तुम्हारी सजा है, समझ में आया? इस तरह रागनी अपनी भाभी को बहुत ही गलत तरीके से डांटती चिल्लाती है और उनके ऊपर हाथ भी उठा देती है और बड़बड़ाते हुए अपनी माँ के कमरे की ओर जाती है और जाकर वो अपनी माँ से कहती है कि आज वो अपनी माँ के कमरे में सोएगी ताकि उसकी भाभी रात को उसके कमरे की सफाई कर सके। लेकिन रागनी के मुंह से ये सुनकर रागनी की भतीजी रागनी से कहती है, अरे क्या हुआ रागनी, क्यों इतने गुस्से में है तू? अरे एक नंबर की कामचोर औरत है माँ ये। अरे जा बेटा, रात को अपना दिमाग खराब मत कर, सोते समय उस मनहूस का नाम मत ले, जा तू अपने कमरे में सो जा। नहीं माँ, आज मैं आपके कमरे में आपके साथ सोऊंगी। बुआ, आप दादी के साथ सोएंगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? जा तू एक काम कर, आज तू अपनी माँ के कमरे में सो जा। नहीं दादी, मुझे नहीं जाना। मेघा, आज मैं अपनी माँ के पास सो जाती हूँ, तुम अपनी माँ के पास सो जाओ। अरे जा बेटा, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, जा जा तू उस मनहूस के पास सो जा, लेकिन देख तू उस मनहूस से बात मत करना। ठीक है दादी। मेघा अपनी दादी और बुआ की बात तो टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो ना चाहते हुए अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। लेकिन मेघा जब अपनी माँ के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रात को उसकी माँ उसके कमरे में नहीं है। तभी मेघा सारे कमरों में अपनी माँ को ढूंढने लगती है और मेघा जैसे ही अपने बुआ के कमरे की ओर बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसकी बुआ के कमरे की सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से बात कर रही है। फिर मेघा चुपचाप वहीं खड़े होकर अपनी माँ की बात सुनने लगती है। आप तो मुझे छोड़कर चले गए जी, और यहाँ मुझे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिए, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बेटी मेघा के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए यह सब सह भी रही हूँ। लेकिन वो भी मुझसे बात नहीं करती जी। लेकिन ठीक है, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से उसे इस घर में सब लोग प्यार करते हैं और इसी वजह से सब लोग इस घर में उसकी देखभाल भी करते हैं। लेकिन ठीक है जी, यदि मुझसे दूर रहने से उसकी जिंदगी अच्छी है तो वो मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी ये लोग नौकरानी बना देते इस घर में। पता नहीं जी, भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो जो मुझसे प्यार करते थे उन सभी को मुझसे दूर कर दिया उन्होंने। पहले भगवान ने आपको मुझसे छीन लिया, फिर
ससुर जी को भगवान ने उठा लिया। लेकिन ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं ये सब सहूंगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। आप चाहते थे ना कि आपकी बेटी डॉक्टर बने, मैं भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती हूँ जी। उसके बाद फिर मैं भले अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए जी और मेघा के नाना नानी से भी कुछ रुपए उधार लेकर अपनी बच्ची की डॉक्टरी की पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हूँ। लेकिन माँ जी ने मेघा से झूठ कह दिया जी कि उसके चाचू ने उसकी पढ़ाई के लिए रुपए दिए हैं। चलो ठीक है, नाम चाहे किसी का भी हो, लेकिन हमारी बेटी अपनी पढ़ाई तो जारी रख सकती है और हमारे सपने को पूरा कर सकती है। एक बार मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, फिर मैं इस दुनिया को अलविदा कहकर आपके पास आ जाऊंगी। मैं जब भी अपने आप से बात करती हूँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात आप सुन रहे हैं, इसलिए अपना सारा दुख आपको ही सुनाते रहती हूँ। इस तरह ममता की बेटी मेघा अपनी माँ की सारी बात सुन लेती है और उसे ये सुनकर बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। आधी रात तक ममता अपनी ननद रागिनी के कमरे की साफ सफाई करती है। उसके बाद नीचे बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और सुबह होते ही ममता की ननद रागिनी कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसका कमरा एकदम चमकदार चमचमा रहा था और उसकी भाभी जमीन पर बैठे बैठे सो रही थी। लेकिन ये सब देखकर भी रागिनी को अपनी भाभी के ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती और वो अपनी तेज आवाज से चिल्लाते हुए अपनी भाभी से कहती है, अच्छा तो ये महारानी यहाँ चैन से सो रही है? अरे उठो महारानी, कोई इतना काम भी नहीं था जो तुम यहाँ चैन से सो रही हो, उठो जल्दी। क्या है ये, तुम्हें तो बस सोने का बहाना चाहिए, कामचोर कहीं की। जाओ जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? जाओ जल्दी और कॉफी बना कर लाओ मेरे लिए। हाँ अभी लाती हूँ। जैसे ही ममता रसोई में जाकर कॉफी के लिए दूध चढ़ाती है, उसी समय देवर रौनक की आवाज आती है और वो अपना नाश्ता मांगता है। और वो जैसे ही अपने देवर के लिए नाश्ता बनाने को आगे बढ़ती है, तभी सास जोर से चीखते हुए कहती है कि उसे उसकी पूजा की थाली तैयार करके दो। तभी ममता गैस धीमे करती है और अपनी माँ जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ममता रसोई में वापस आती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि रसोई में ममता की बेटी मेघा अपनी बुआ के लिए कॉफी बना रही थी। ममता अपनी बेटी को रसोई में देखकर इसलिए हैरान हो जाती है क्योंकि इससे पहले उनकी बेटी कभी रसोई में आकर एक गिलास पानी भी निकाल कर नहीं पीती। लेकिन आज वो अचानक अपनी माँ की मदद कर रही थी, इसलिए ममता बहुत हैरान थी। लेकिन ममता अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती और ममता की बेटी मेघा अपनी बुआ के लिए कॉफी लेकर जाती है। बुआ लीजिए अपनी कॉफी। क्या हुआ मेघा, कल रात मैंने तुम्हें दादी के पास नहीं सोने दिया, इसलिए नाराज हो गई हो क्या? नहीं बुआ, आपके लिए कॉफी लाने में मेरी आपको नाराजगी कैसे दिख गई? क्योंकि तुम मेरे लिए कॉफी बनाकर अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके। क्यों बुआ, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? माँ की मदद करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन माँ जब तेरी माँ जैसी हो ना तब बुरी बात है, क्योंकि वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना तूने, फिर वो अपना सारा काम तेरे मत्थे मर देगी। अपनी माँ के लिए अपनी बुआ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बुआ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद कराने लगती है। ममता अपनी बेटी को रसोई में देखकर हैरान के साथ साथ परेशान भी थी कि आखिर वो इस तरह अपनी माँ की मदद क्यों कर रही है। लेकिन कुछ देर तक तो ममता अपनी बेटी मेघा से कुछ नहीं कहती और मेघा भी चुपचाप अपनी माँ की मदद करती है। ममता जैसे ही आटा गूंथने के लिए परात में आटा निकालती तो मेघा आकर आटा गूंथ देती। ममता ने जैसी सब्जियां काटी तो मेघा ने अपनी माँ के हाथ से सब्जी लेकर खुद ही सब्जी झोंक दी। लेकिन जब बहुत देर तक मेघा अपनी माँ ममता की मदद करती है तो ममता को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो गुस्से से मेघा से कहती है, मेघा तू घर के ये सारे काम करके ना अपना समय बर्बाद मत कर। ये सब काम करने के लिए मैं हूँ ना, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से ही कर रही हूँ। चुपचाप चली जा तू यहाँ से, ज्यादा माँ से चिपकने की जरूरत नहीं है। जाकर तू अपनी पढ़ाई कर, समझी? तेरा काम ना तेरी पढ़ाई करना है, घर के काम काज नहीं, समझी? जा तू अपनी पढ़ाई कर। बड़ी आई माँ से चिपकने वाली, मुझे जरूरत नहीं है किसी की मदद की, समझी? मैं थोड़ा बहुत घर के काम काज करना सीख रही हूँ, आपकी मदद नहीं कर रही हूँ। तुझे कोई जरूरत नहीं है ये सारे काम काज सीखने की, समझी? तू जा अभी यहाँ से। मेघा फिलहाल तो अपनी माँ की बात सुनकर रसोई से चली जाती है, लेकिन वो अपनी माँ की मदद करना नहीं छोड़ती। वो किसी न किसी बहाने अपनी माँ की मदद करती है। लेकिन मेघा अपनी माँ की मदद कर रही थी, ये चीज अब घर वालों को दिखने लगी थी। लेकिन मेघा का इस तरह अपनी माँ की मदद करना ये घर वालों को अच्छा नहीं लगता और साथ में ममता को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ममता इस बात से डर जाती है कि कहीं मेघा को उसकी मदद करते घर में किसी ने देख लिया तो कहीं वो लोग भी मेघा के साथ बुरा बर्ताव न करने लगे। क्योंकि ममता जानबूझकर अपनी बेटी को अपने से दूर रखना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी को उसके परिवार वाले का पूरा प्यार मिले। लेकिन एक दिन सुबह जब ममता सोकर उठती है तो वो देखती है उसकी बेटी मेघा
बाहर हॉल में पोछा लगा रही है। ये देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है और ममता अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा मार देती है। मेघा, तू ये क्या कर रही है? तुझे किसने कहा है पोछा लगाने? अब जब मैं तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मम्मी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने वाली, आज के बाद कभी मेरे आसपास भी मत भटकना, समझी? देख लिया ना मेघा, मैं तुझसे कहती थी ना कि तेरी माँ ऐसी ही है। न जाने तुझे आज क्या सूझी जो तू इसके पास चली आई। आ मेरे पास आ मेरी बच्ची। चला बेटा, मैं तुझे तेरी दादी के कमरे में लेकर चलती हूँ। अरे ये औरत ना किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। इस तरह मेघा अपनी बुआ की बात मानकर चुपचाप वहाँ से अपने दादी के कमरे में चली जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, क्योंकि अब उसे अपनी माँ पर बहुत ही दया आने लगी थी। क्योंकि मेघा के मन में बचपन से ही उसकी दादी और बुआ ने उसकी माँ के प्रति नफरत भर रखा था, लेकिन अब मेघा के सामने उसकी माँ की सच्चाई आ चुकी थी। लेकिन अब तो मेघा अपनी माँ के आसपास जाने के बहाने ढूंढने लगती है। जब भी माँ उसकी रसोई में काम करती तो वो जानबूझकर अपनी माँ के आसपास ही जाकर रहती। माँ, मम्मी सुनो ना। ममता अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार से बहुत ही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही अपनी बेटी को इतना डांटा था, उसके बाद भी उसकी बेटी उसके आसपास ही थी। फिर ममता गुस्से से अपनी बेटी से कहती है, क्यों तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुझसे कहा ना कि तू मेरे आसपास भी भटकना मत। तेरे दिमाग में मेरी बात घुसती क्यों नहीं है? तुझे अपना काम कर, अभी के अभी जा यहाँ से और जाकर अपनी पढ़ाई कर। और आज के बाद ना तू ऐसे रसोई में मेरे पीछे पीछे मत आया कर, समझी? तू पहले जैसे रहती थी वैसे ही रहना। ममता की इतना डांटने के बावजूद मेघा ममता के आसपास ही रहती है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मेघा भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करती है और उसके मन में अब माँ के प्रति नफरत खत्म हो चुकी थी। लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की नफरत उसके प्रति खत्म हो, क्योंकि ममता तो बस यही चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बन जाए। एक दिन की बात है, ममता को बुखार था, लेकिन फिर भी बुखार में ममता काम किए जा रही थी और जैसे तैसे ममता ने अपने घर का काम निपटाया और दोपहर को कमरे में जाकर दवाई खाकर लेट गई। पर बुखार ज्यादा होने की वजह से ममता को नींद आ जाती है। ममता को थोड़ी देर के बाद उसके सिर पर एक ठंडी छुअन का एहसास होता है, जिससे ममता की नींद खुल जाती है। जब ममता आँख खोलकर देखती है तो उसकी बेटी मेघा ममता के सिर पर पानी की गीली पट्टियां कर रही थी। तू क्या कर रही है यहाँ? किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, और ना ही मैं तेरी सेवा की भूखी हूँ, समझी? तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? जा यहाँ से, अभी के अभी जा। लेकिन इस बार मेघा तो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है और मेघा का इस तरह से रोना ममता की बाहरी कठोरता को पिघला रहा था। फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है मेघा से, ये सब क्या नाटक है तेरा? माँ, मुझे माफ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दे पाई। क्योंकि मम्मी, मैंने जब से होश संभाला है तब से दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो ये भी कहा है कि पापा को आपने ही मारा है। अच्छा, तो आज वो नफरत कहाँ गई? अरे ऐसा क्या देख लिया तूने जब तुझे अपनी माँ पर प्यार आ गया? माँ, जब बुआ उस दिन दादी के कमरे में सोने गई थी तब दादी ने मुझे आपके कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। मेरा मन तो नहीं था आपके कमरे में आकर सोने का, लेकिन उसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। और जब मैं आपके कमरे में आई तब आप अपने कमरे में नहीं थी माँ। फिर मैं आपको ढूंढते हुए बुआ के कमरे में पहुंची, जहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली, जो आप पापा को याद करके पापा से बता रहे थे। मम्मी, माँ, आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही है ना ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बेटा, मैं सिर्फ तेरी ही माँ नहीं बल्कि कभी तेरे चाचू और बुआ की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से ज्यादा मुझसे था बेटा। उन लोगों को स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना, सब कुछ मैं ही करती थी बेटा। यहाँ तक उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी और मैं रात रात जाग जाग कर तेरी बुआ और चाचू की देखभाल करती थी बेटा। लेकिन आज देखो ना, तेरी बुआ और चाचू के मुंह में जो आता है मुझे वो लोग वो सुना देते हैं। तेरी बुआ तो कई बार मेरे ऊपर हाथ भी उठा देती है बेटा। लेकिन देख बेटा मेघा, ये सब मैंने तेरे लिए सहा है और तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी जैसा ही बना देगा, इसलिए पहले जैसी रहती थी अब भी वैसे ही रह बेटा। क्योंकि मैं अपने ऊपर तो अत्याचार सह लेती हूँ बेटा, पर तेरे ऊपर अत्याचार नहीं सह पाऊंगी। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए माँ, मैंने इन लोगों को इन्हीं की जुबान से सबक नहीं सिखाया तो कहना। बेटा ये सब तू कुछ मत कर, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी डॉक्टरी की आखिरी साल चल रहा है, इस समय को यूं बर्बाद मत कर बेटा। मेघा अब अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुपा कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहे। और इस बीतते समय के साथ एक दिन मेघा आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई। मम्मी,
मम्मी मम्मी आपकी बेटी डॉक्टर बन गई। क्या सच में? हाँ माँ, एक और खुशी की बात बताऊं? नहीं बेटा, अब जो भी बात है ना वो तू मुझे रात में बताना। अच्छा, तो ये हमें उल्लू बना रही है। अभी जाके मैं माँ से बताती हूँ। देखो माँ, मैं ना कहती थी जरूर ये माँ बेटी मिलकर ना कुछ खिचड़ी पका रही है और इन्हें लगता है ये हमें उल्लू बना देंगी। अरे आखिर चुड़ैल की बेटी चुड़ैल ही बनेगी ना, इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ जो हमें ये सब पता चल गया। आज के बाद ये अपनी माँ के साथ ना इस घर में काम करेगी। क्या कहा दादी आपने? चुड़ैल की बेटी चुड़ैल होती है? उस हिसाब से तो आप चुड़ैल की दादी हुई और ये आपकी बेटी चुड़ैल की बुआ हुई। मेघा, ये क्या बदतमीजी है? अरे कैसे बात कर रही है तू अपनी बुआ और दादी से? देख, आज तो मैं तुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि तूने डॉक्टरी पास की है, तू डॉक्टर बन गई है, लेकिन आइंदा से तू इस तरह से बदतमीजी करेगी ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सच ही कहा दादी आपने, आप लोगों से बुरा ना कोई हो भी नहीं सकता। आज तो मैं भी आप लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, लेकिन आइंदा मेरी माँ के साथ आप लोगों ने उल्टा सीधा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस तरह मेघा अपनी दादी और बुआ को धमकी देकर उनके कमरे से चली जाती है। लेकिन अब दादी और बुआ भी कहाँ शांत बैठने वाली थी। उन्हें भी अब मेघा के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया था और वो भी अब मेघा को सबक सिखाने के लिए मेघा के पीछे लग जाते हैं। लेकिन मेघा भी कहाँ कम थी, उसने भी सोच लिया था कि वो अब ईंट का जवाब पत्थर से देगी। रोशन, तू बहू को लेने गया था ना, बहू को लेकर क्यों नहीं आया? माँ, इस बार भी मेरे ससुर ने यही कहा कि उनकी एक लौती बेटी है और वो ससुराल में जाकर कोई काम नहीं करेगी, नहीं तो कहते हैं कि मैं भी वहीं आकर बस जाऊं। अरे तो तू अपने ससुर से कहता क्यों नहीं है कि उनकी बेटी को यहाँ काम करने की जरूरत है नहीं? यहाँ तो पहले से ही काम करने वाली है, बताया नहीं तूने? तेरी भाभी के होते हुए काम वाली की क्या जरूरत है? क्या कहा दादी आपने कि मेरी माँ के होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत है? अरे और नहीं तो क्या। खबरदार जो आपने मेरी माँ को दोबारा नौकरानी कहा, और सुन लीजिए अब से माँ की जगह ना इस घर में काम आप लोग करेंगी। और सुनिए मम्मी, इन लोगों के साथ ना कोई नरमी मत बरतना आप। और इन लोगों ने काम करने में कोई आनाकानी की ना तो एक जोर का चांटा लगाना इन्हें, जैसे ये लोग आपको लगाते थे। मेघा, तू ये क्या बोले जा रही है बेटा? छोटे बड़ों का लिहाज नहीं है क्या तुझे? क्या लिहाज करेगी ये? पहले तो तुमने इसके कान भर दिए और अब खुद आकर यहाँ नाटक कर रही हो। रुक, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी औकात। खबरदार चाचू, जो आपने माँ को हाथ लगाया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने चाचा को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे बताती हूँ मैं। खबरदार जो तुम में से किसी ने इन माँ बेटी को हाथ लगाया। क्या? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? दादी, ये सब ना आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये घर ना मेरे पापा ने खरीदा था, उस हिसाब से ये घर अब मेरी माँ का है। तुम लोगों ने मेरी माँ पर बहुत अत्याचार किया है ना, लेकिन अब मैं अपनी माँ के ऊपर हुए अत्याचार का बदला तुम लोगों से लेकर रहूंगी। हाँ ठीक है मेघा, वैसे भी मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे ससुर साहब चाहते हैं कि मैं उन्हीं के घर आकर रहूँ। हाँ बेटा, अब हम माँ बेटी यहाँ के लिए रहकर क्या करेंगे? हम भी तेरे साथ चलते हैं। अरे माँ, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? मैं तो अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई रखना चाहते हैं और मैं ऐसे आप लोगों को लेकर जाऊंगा, ठीक नहीं लगेगा। अब आप लोग अपनी व्यवस्था देख लीजिए कहीं। ठीक है, मैं तो चला अपनी पत्नी के पास। देखा ना दादी आपने, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे दादी, जिस औरत ने बचपन से उन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकते हैं तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही हो सकता है। तो बताइए दादी, क्या कहना है अब आप लोगों का? आप लोग इस घर में रहकर मेरी माँ की सेवा करेंगी या कहीं जाकर सड़क पर रहेंगी? अरे मेघा, वो तेरी दादी और बुआ है, देख तू उनके लिए ऐसा मत बोल। वो क्यों मेरी सेवा करेंगे बेटा? मैं उन लोगों की सेवा करूंगी। ममता, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे आज मेरा अपना बेटा अपनी माँ और बहन को ऐसी स्थिति में छोड़कर अपने पत्नी के पास भाग गया, जिसे मैंने कितना प्यार दिया, और एक तुम हो जिसके ऊपर मैंने कितना अत्याचार किया, बात बात पर ताने मारे, यहाँ तक मैंने हाथ भी उठा दिया, लेकिन आज तुम मुझे माफ करके मेरी सेवा करने की बात कर रही हो। मैं तेरे पाँव पकड़कर माफी मांगती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। भाभी, मुझे भी माफ कर दो भाभी। अरे उठो रागिनी, ऐसे मेरे पैर मत छुओ तुम। ठीक है मेघा बेटा, यदि इन लोगों ने अपना राग बदला तो तुम मुझे तुरंत कांटेक्ट करना। जी थैंक यू वेरी मच अंकल। थैंक यू मुझे नहीं बेटा, तुम्हारी सहेली यानी कि मेरी बेटी का करना, जिसने मुझे तुम दोनों माँ बेटी की स्थिति के बारे में बताया। जी अंकल। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।